नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा 96 के सपा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर सचिन यादव से की खास मुलाकात। जसराना विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इंजीनियर सचिन यादव सपा के संभावित प्रत्याशी हैं। इंजीनियर सचिन यादव ने बताया कि इस बार 2012 से लेके 2017 सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। इंजीनियर सचिन यादव ने यह भी बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की होगी हिस्सेदारी। सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए जिला फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा 96 के सपा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर सचिन यादव के साथ कुमार गौरव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूँ जिला फिरोजाबाद में और फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना 96। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के आने वाले विधानसभा 2022 के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर सचिन यादव जी। चूँकि आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, सारी पार्टी ने अपना सारा दमखम लगा रखा है। वर्तमान की भाजपा सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिन जी हैं। जानने का प्रयास करता हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो किस तरीके से आप विधानसभा की जनता के बीच जाएंगे और कौन कौन से मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा, क्योंकि 2017 का चुनाव कुछ अलग परिस्थिति में हुआ था। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू। सर, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सारी पार्टी ने अपना दमखम लगा रखा है। आप देख रहे हो किस तरीके से कांग्रेस, इस बार बसपा थोड़ी सी स्लो मोशन में है बट कांग्रेस कुछ अलग ही मिजाज में है। वर्तमान की भाजपा सरकार का कार्यकाल 4.5 साल का हो गया। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जैसे आपने कहा मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। हम लोग पिछले अब तो पूरे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, पिछले 5 साल से मजबूत विपक्ष की तरह काम करते रहे हैं और हम पिछले 5 साल से तैयारियां और पार्टियों ने अभी से चालू की है, लेकिन हम लोग पिछले 5 साल से जनता के बीच में तैयारियों में लगे रहे। जो भी मुद्दे सरकार के जनता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ रहे, उन सारे मुद्दों को एज ए मजबूत विपक्ष हमने सरकार के बीच में ले जाने का प्रयास किया और उसी वजह से हम पिछले 5 साल से तहसीलों पर, मुख्यालयों पर, लखनऊ में धरने देते रहे, अपनी बात कहते रहे, ज्ञापन हम लोगों ने देने का काम किया और जब जब हमें मौका मिला तब तक हमने अपनी सर, किसानों की बात आपने करी। आपने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन चला 13 से 14 महीने। उसके बाद 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत जान चली गई। वर्तमान की भाजपा सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगे। चुनाव आया तो बिल वापस ले लिए, क्या ये काम पहले भी हो सकता था और मौतों का जिम्मेदार? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को सड़कों पे 14 से 15 महीने बिताने पड़े। आप समझिए, उन किसानों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा, जिन्होंने अपना खेती बाड़ी छोड़ी और सब कुछ छोड़ के अपने परिवार को भगवान के हवाले छोड़कर वो सड़कों पर 15 महीने उन्होंने गुजारे। और किस वजह से गुजारे? उन 3 काले कानून के पीछे। अगर वो काले कानून खराब थे, जैसा कि विपक्ष पहले ही कह रहा था कि वो किसान विरोधी कानून है, अगर उन्हें वापस लेना ही था तो उसी टाइम अगर वापस ले लिए जाते तो शायद वो 700 से 800 किसान जो हमारे बीच में और अपने परिवार के बीच में नहीं रहे, वो उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सरकार, आप जानते हैं, भाजपा सरकार एक सरकार नहीं है, ये चुनावी सरकार है। ये चुनाव से पहले वादे करती है और उन वादों को जो सरकार बनाने के बाद मुकर जाती है और फिर चुनाव आता है, फिर चुनावों के हिसाब से वादे करती है। ये 4.5 साल सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है
और जब चुनाव आ जाता है तो गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को झूठे लुभावने वादे करके उनको बहका देती है। आपने गरीबों की बात करी, गरीबों की बात जहाँ तक कि आप देख रहे हो, जिस तरीके से वर्तमान की सरकार राशन दे रही है, इस बार 2 बार महीने में दे रही है, उसके साथ साथ रिफाइंड है, चना है और बहुत सी सारी नमक भी है। आरोप ये भी लगता है, चीज़ें भी निकल के आई, नमक भी ठीक नहीं है, जो भी प्रोडक्ट है उनको ठीक नहीं आया। तो ये चुनाव के समय ही है। देखिए, आपने अगर क्या कहते हैं गरीबी का इंडेक्स देखा होगा, और इस बीजेपी सरकार में हमारा देश और हमारे देश की जनता में ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ऐसा पहली बार हुआ आज़ाद भारत में। हमेशा से जब से देश आज़ाद हुआ तो हर सरकार ने ये काम किया कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले जाने का काम किया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इनको, जनता को ये सब चीज़ें देनी पड़ी। अगर ये जनता को नौकरी देते, गरीबों को नौकरी देते, नौजवानों को नौकरी देते, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देते, व्यापारियों को अच्छे व्यापार करने के लिए लो इंटरेस्ट पे, लो ब्याज पे लोन्स दिए जाते, और सारे लोगों को अगर उनके मुताबिक वातावरण मिलता काम करने के लिए, तो शायद वो खुद में, और हमारे देश की जनता खुद में इतनी शक्तिशाली है, इतनी कि वो इतनी बलशाली है कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। उससे ये सब जो चने दे दिए, राशन दे दिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोई उनके भीख पर नहीं पलने वाली जनता है। ये अपनी पसीने से, खून पसीने की कमाई से अपने परिवार को पालन पोषण करने की दम रखती है। लेकिन सरकार ने ऐसा किया कि उनको गरीबी रेखा के नीचे ले गए, उनकी नौकरियां छिन गई, नौकरियां नई किसी को मिली नहीं, किसान परेशान हो गया, मजदूरों को मजदूरी करने से नहीं मिली। तो ये जब इतनी सारी दिक्कतें आईं, और स्वास्थ्य सेवाओं को आपने देखा ही कि कोरोना काल में कितने लोग ख़त्म हुए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं रहा। हमारे फिरोजाबाद ज़िले में डेंगू में रिकॉर्ड तोड़ लोग हमारे बीच से चले गए, रिकॉर्ड तोड़ लोग। और ऐसा कोई गांव नहीं है जो 50 लाख से 1 करोड़ से नीचे नहीं चला गया। सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों की खेती बिच गई, लोगों के अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों का इलाज कराते कराते उस इतना सब नुकसान करने के बाद आप उनको खैरात में राशन दे देते हो, तो ये उनका, गरीबों का और किसानों का मजाक बनाना है। सर, एक और सवाल आपसे है कि अभी देखा आपने पिछले महीने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया गोरखपुर में थे, खाद फैक्ट्री का उद्घाटन करा। एक राजनीतिक मंच से सरकारी कार्यक्रम था जिससे उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता लाल टोपी यूज करते हैं, लाल गमछा यूज करते हैं। उन्होंने कहा लाल टोपी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। और आप समझिए, जिस पार्टी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा। देखिए, लाल कलर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं, उनको लाल कलर की अहमियत पता होनी चाहिए। लाल कलर माता दुर्गा रानी का चोली का लाल कलर होता है, सिंदूर का कलर लाल होता है, हमारे खून का कलर लाल होता है। ये कलर दूसरे कलर नहीं हो सकते, ठीक है। जो हमारे खून का कलर लाल है, जो भगवान ने हमारे अंदर खून दिया है, वो खून का कलर लाल है। माता रानी के चोली का कलर लाल है, सिंदूर का कलर लाल है। तो लाल कलर शुभ कलर होता है, और ये आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि लाल कलर भगवे कलर पे भारी हो गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र था, योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी के नेता नहीं तो बहुमती है। उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनका मुख्यमंत्री रह के ज़रूरी ये है कि वो जनता के बारे में, गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में बात करे, ना कि ये वो पता उनको ये टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देती। सर, विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ। आपने देखा था यहाँ से शिवपाल सिंह यादव भी चुनाव लड़े थे, चाचा भतीजे में गठबंधन हो गया है। क्या आपको लगता है कि जो घटना 2019 में हुई थी भविष्य में नहीं होगी, और जो गठबंधन हुआ वो आगे सरकार बनाने में फायदा करेगा? मुझे विश्वास है वो जो गठबंधन हुआ है वो चलेगा। और देखिए, उनके बीच में पहले से ही प्रेम था और दिली लगाव था, और वो गठबंधन भी हो चुका है, तो वो मुझे लगता है कि फ्यूचर में चलता रहेगा। सर, समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया, तो विधानसभा के लिए सबसे मुख्य एजेंडा विकास का क्या रहेगा? देखिए, हमारी विधानसभा आज की डेट में पिछड़ी विधानसभाओं में आती है।
हमारे में 1/3 क्षेत्र में पानी की समस्या है। न पीने का पानी है, न ही सिंचाई के लिए पानी है। पानी खारा भी है, तो पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो एक नई नहर निकालने का काम किया था, बहुत सारी टंकियां बनाने का काम किया था, लेकिन ज़्यादातर टंकियां की पाइपलाइनें टूट चुकी हैं, वो टंकियां काम नहीं कर रही हैं। तो 1/3 क्षेत्र जो हमारी विधानसभा का है वो पानी के लिए परेशान है। दूसरी बात ये है, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं की आपने देखा पिछले 3 साल से पूरे देश में लोग परेशान रहे। खासकर हमारी विधानसभा में लोग इसलिए परेशान रहे कि हमारी पूरी विधानसभा में एक भी कोई बड़ा अस्पताल नहीं। अगर आप इमरजेंसी हो जाए, आपको कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए डॉक्टर की, तो आपको आगरा भागना पड़ेगा, फिरोजाबाद भागना पड़ेगा या सैफई भागना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी कमी है स्वास्थ्य केंद्रों की या हॉस्पिटल्स की कि वहाँ पे लंबी कतारें लगी रहती हैं। बहुत से लोग कतारों में लगे लगे परेशान हो जाते हैं, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनकी खेती बिक जाती है। तो हमारी जो दूसरी बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या है। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो आज देश की भी समस्या है और हमारी तहसील की भी समस्या है, वो है बेरोजगार भाई है, जो मतलब कि शिक्षित नौजवान है। वो यहाँ पर टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेके आता है, लेकिन नौकरियों की इतनी कमी है कि वो नौकरियों के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारी तहसील में भी आएँ, जिससे, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे के भी पास हो गया है और कनेक्टिविटी बेटर होती जा रही है हमारी तहसील के आसपास, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी आसपास आ सकती हैं जिसमें हमारे शिक्षित नौजवान भाइयों के लिए रोज़गार का काम कर सकती हैं। तो ये 3 बड़ी समस्याएं हैं। बाकी रोड्स आप देख रहे हैं, जितनी भी रोड्स इस क्षेत्र में बनी थी, जितनी भी कनेक्टिविटी हुई थी मुख्यालय को लेकर, तहसील को लेकर, गांव को लेकर, वो सारी की सारी रोडें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सपा के टाइम बनी थी, अब वो टूट गई हैं, उनमें डावर देखने को नहीं मिल रही है। तो उनको भी मरम्मत कराने का काम करने की कोशिश की जाएगी। भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग परेशान हैं, चौराहे चौराहे पे लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो उसको भी लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि सुधार करें कि आम जनता को, आम किसान को, आम गरीब को कोई ठगने वाला ना रहे। तो ये सारी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर लेके अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो तहसील पे काम होगा। सर, एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आती हैं समाजवादी पार्टी की आएंगी? क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जैसा बूथ मैनेजमेंट हमारा पिछली बार रहा था, अगर वैसा ही रहा तो इस बार, पिछली बार 325 थी, इस बार 350 बार। देखिए, बूथ मैनेजमेंट आज की डेट में समाजवादी पार्टी से बढ़िया किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ नौजवान, शिक्षित नौजवान, इस प्रदेश का नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ है। और आपको पता है, जैसा हम लोगों का नारा है कि बड़ों का हाथ युवाओं के साथ, से हमारे सारे बूथ इतने मजबूत हैं कि मैं आपको बताऊं, बूथ कमेटियों में आने के लिए सिफारिश लग रही है। 10 लोगों की बूथ कमेटी होती है हमारी, आप समझिए 50 लोगों की सिफारिश आती है कि हमें बूथ कमेटी में रखा जाए। और एक बूथ पे जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग, नौजवान साथी काम कर रहे होंगे, आप देखिएगा कि हम लोग बूथ पे कितना बेहतर काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम 350 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। नववर्ष है, गणतंत्र दिवस से क्या शुभकामनाएं हैं विधानसभा की जनता के लिए और प्रदेश के लिए? मैं प्रदेश की जनता के लिए, अपने तहसील के सारे क्षेत्रवासियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, अपनी माताओं और बहनों के लिए, नौजवान साथियों को, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और 22 में बदलाव हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ थे विधानसभा 96 जसराना से, जिला फिरोजाबाद से, आने वाले विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर सचिन यादव जी। आशा है, उम्मीद है समाजवादी पार्टी मौका देगी, उसके साथ साथ विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे कि जसराना का विकास नई ऊंचाइयों तक जा सके। जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 की तरफ से सचिन जी को, विधानसभा की जनता को, प्रदेश की जनता को नववर्ष की, आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।